तो मैं आज पेपर 3 हिस्ट्री ऑनर्स कराने वाला हूँ उसका क्वेश्चन। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन इसके आते हैं आप कहीं ना कहीं से देखेंगे ज़रूर, क्योंकि ऑनर्स का पेपर को हल्के में नहीं लेना है, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। तो इसको एक बार दो बार सुनते रहेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो आज जो क्वेश्चन है वो है कि पानीपत के प्रथम युद्ध के कारणों, घटनाओं तथा प्रभावों का वर्णन, इस युद्ध में बाबर की सफलता के कारणों का पर प्रकाश डाले। जैसा कि पानीपत के प्रथम युद्ध आप लोगों को पता ही होगा, इसमें 3 युद्ध हुए थे। एक 1526 जो प्रथम युद्ध जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, दूसरा 1556, तीसरा 1761 में। तो हम लोग 1526 में युद्ध हुआ था, उसी के कारणों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो इसको ध्यान से देखेंगे कि पानीपत की पहली लड़ाई भारत के निर्णायक युद्धों में से एक है। यदि संपूर्ण भारत का नहीं तो कम से कम लोधी वंश का भाग्य का इसने निर्णय कर दिया। जिस दिन बाबर को पानीपत के युद्ध में विजय मिली, उसी दिन बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को आगरे पर और अपने दामाद को दिल्ली पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। उन पर बड़ी आसानी से उनका अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली की मस्जिद में बाबर के नाम से खुतबा पढ़ा गया और इस प्रकार बाबर दिल्ली का बादशाह बन गया। पानीपत की युद्ध ने बाबर की भारतीय विजय की दूसरी कोटि का अंत कर दिया। उसकी प्रथम कोटि का अंत उस समय हुआ था जब उसने भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इस युद्ध ने लोधी वंश के भाग्य का निर्णय कर दिया था। अफगानों के नैतिक बल तथा दुर्बल संगठन पर इस युद्ध का बड़ा घातक प्रभाव पड़ा। न केवल सैनिक वरन साधारण जनता भी आक्रमणकारियों से भयभीत होकर इधर उधर भाग खड़ी हुई। इन नगरों के फाटक, जिनकी किलाबंदी की गई थी, बंद कर दिए गए और सभी जगह लोग अपनी सुरक्षा व्यवस्था में लग गए। इस युद्ध ने अफगानों के संगठन को छिन्न भिन्न कर दिया और इस प्रकार इनका नैतिक बल समाप्त हो गया। परंतु पानीपत के युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। पानीपत की विजय से बाबर के गौरव तथा उसकी प्रतिष्ठा में बड़ी वृद्धि हुई और इसकी गणना एशिया के महान विजेताओं में होने लगी। इस युद्ध से राजपूतों की बड़ी निराशा हुई, क्योंकि लोधी साम्राज्य के बाद दिल्ली में राजपूत राज्य स्थापित करने का उनका स्वप्न समाप्त हो गया था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के कथनानुसार पानीपत के युद्ध ने दिल्ली साम्राज्य को बाबर के हाथों सौंप दिया। लोधी वंश की शक्ति टूक हो गई और भारतवर्ष की सर्वोच्च सत्ता चुंगताई तुर्कों के हाथों में चली गई। पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण क्या है? तो भारत की दुर्बल राजनीति ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने की प्रेरणा और अवसर प्रदान किए। साथ ही भारत की संपत्ति बाबर की लालसा को बढ़ावा देने वाली थी। इसके अन्य कारण मुख्यतः इस प्रकार है। बाबर को एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की इच्छा आरंभ से ही थी। इसी लालसा के वशीभूत उसने समरकंद और मध्य एशिया को जीतने का निरंतर प्रयास किया था, परंतु इसमें उसको सफलता नहीं मिली। उत्तर पश्चिम की ओर की सफलताओं ने उसे दक्षिण पूर्व अर्थात भारत की ओर बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की। निरंतर प्रयत्न करना उसके जीवन का लक्ष्य बन गया था। इसके लिए उसने अपनी क्षमता और साधन को बढ़ाया था। अपने विरोधी तुर्क, मंगोल, उज़्बेक, ईरानी और अफगानों से युद्ध करते हुए उसे युद्ध कला का काफ़ी ज्ञान हो गया था। उसके तोप खाने में उस्ताद अली तथा मुस्तफ़ा जैसे कमाल के तोपची थे, जो भारत विजय का एक मुख्य कारण बने। तीसरा है, भारत राजनीतिक दृष्टि से कमज़ोर था। दिल्ली और आगरा की सत्ता अफगानों के हाथ में थी। अफगान बादशाह इब्राहिम लोदी भारत क्या उत्तर भारत का भी बादशाह नहीं था। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने
बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। दौलत खां लोधी पंजाब में अपने स्वतंत्र अस्तित्व को सुरक्षित रखना चाहता था और आलम खां लोधी दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता था। इस कारण इन लोगों ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर से सहायता मांगी। राणा संग्राम सिंह ने भी इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रित किया था। उसका सोचना था कि बाबर का इब्राहिम लोदी से युद्ध होने पर दोनों में से एक को समाप्त हो जाना है या दोनों कमज़ोर पड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में उस संग्राम सिंह को दिल्ली जीतने में सुविधा होगी। फिर चौथा जो पॉइंट है वह है गुजरात, मालवा और बंगाल में भी अफगान शासन थे, परंतु उसमें से प्रत्येक अपने अपने स्वार्थों और राज्य विस्तार की लालसा से लिप्त था। उधर सी कश्मीर, उड़ीसा और खानदेश उत्तर भारत के अन्य स्वतंत्र राज्य थे, परंतु उनमें से कोई भी शक्तिशाली न था। पांचवा कारण था दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राज्य राजा कृष्णदेव राय के नेतृत्व में था। उस समय दक्षिण भारत का मुसलमानी बहमनी राज्य 5 छोटे छोटे राज्य बरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर में बट गया था। ये राज्य न केवल आपस में ही झगड़ते थे, परंतु इनका संघर्ष निरंतर विजयनगर साम्राज्य से भी चलता रहता था। इस कारण इनको उत्तर भारत की ओर ध्यान देने का समय ही नहीं था। इस प्रकार भारत की राजनीति में उस समय एकता और स्थिरता का पर्याप्त अभाव था, किंतु मुसलमान तथा अफगान और अफगान एक दूसरे के दुश्मन हो रहे थे। ऐसा कोई भी राजा न था जो एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में सक्षम हो। ऐसी स्थिति में बाबर ने पहले पंजाब में प्रवेश कर भारतीय राजनीति को समझने का प्रयास किया। उसके बाद उसने 4 आक्रमण किए। इसके पश्चात 5वें आक्रमण में वह दिल्ली का बादशाह बना। प्रथम 4 युद्ध 1519 से 1524 ईस्वी के बीच बाबर ने 4 बार सिंध नदी को पार करके पंजाब की ओर आया, परंतु लाहौर से आगे न बढ़ सका। अपने चौथे आक्रमण 1524 ईस्वी में लाहौर और दीपालपुर को जीतकर उसने पंजाब के अधिकांश भाग पर अपना अधिकार कर लिया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में 12 अप्रैल 1526 को दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने आकर खड़ी हो गई, किंतु 8 दिनों तक किसी ने भी आक्रमण की शुरुआत नहीं की। बाबर ने अपने 25,000 सैनिकों को 3 भागों में बांट दिया। हुमायूं को 2 भागों का सेनापति नियुक्त किया। बायां भाग सुल्तान मिर्जा की अध्यक्षता में छोड़ दिया गया। मध्य से स्वयं बाबर, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा जैसे निपुण तोपचियों के साथ युद्ध करने के लिए डट गया। सेना के दाएं और बाएं पक्षों से दूर दोनों ओर पद रक्षक दल खड़े कर दिए गए। ये दल शत्रुओं को नजर नहीं आ सकते थे। इनका काम उचित समय पर शत्रु को अपने घेरे में ले लेना था। बाबर के सेना दस्ते प्रचलित 4 खंडों में विभाजित थे: अग्रगामी रक्षक दल, केंद्रीय दल और बायां दल। बाबर ने लिखा है कि इब्राहिम लोदी की सेना में 1 लाख सैनिक थे और 1000 हाथी थे, परंतु यह जानने की बात है कि उस काल में प्रत्येक योद्धा के साथ कई शिविर रक्षक और नौकर चाकर चला करते थे। ऐसी दशा में इब्राहिम की युद्ध शक्ति 40,000 से अधिक नहीं रही होगी। बाबर ने अपने आत्मचरित्र बाबरनामा बहुत फेमस है, इसको भी ध्यान में रखना है। वे गर्व के साथ लिखा है कि उसने इब्राहिम लोदी को केवल 12,000 सैनिकों की सहायता से पराजित किया था, परंतु यह ध्यान देने की बात है कि दौलत खां पर विजय प्राप्त करने के बाद उसकी सेना में भारी वृद्धि हो गई थी, क्योंकि भारत के सहस्त्रों धर्म लोलुप अब योद्धा उसका साथ देने को पूर्वतः तैयार थे और अनेक प्रतिष्ठित सामंतों ने पहले से ही उसके साथ लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। ऐसी स्थिति में उसकी सैन्य शक्ति 25,000 से कम नहीं रही होगी। इब्राहिम लोदी अयोग्य सेनापति था। उसको रण क्षेत्र में सेनाओं के कुशल संग न संबंधी विशेष ज्ञान नहीं था और न ही वह युद्ध संचालन में दक्ष था। उसमें सैनिक का
हृदय जीतने की योग्यता भी न थी। बाबर ने स्वयं लिखा है कि इब्राहिम एक योग्य सेनापति नहीं था। वह बिना किसी योजना के कूच कर देता था, बिना सोचे समझे पीछे हट जाता था। इसके अतिरिक्त वह बिना दूरदर्शिता के युद्ध में कूद पड़ता था। बाबर के सौभाग्य से शत्रु के दलों में एकता और संगठन का सर्वथा अभाव था। इब्राहिम अपने अविवेकपूर्ण कार्यों के परिणाम स्वरूप प्रजा का विश्वास खो बैठा था। उसके सरदार तथा सूबेदार भी उससे असंतुष्ट थे। उनमें से कुछ तो अपनी राज्य भक्ति भी समाप्त कर बैठे थे। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि दौलत खां और आलम खां जैसे संगी संबंधी भी इब्राहिम के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे और दिल्ली राज्य को हानि पहुंचाने के लिए आमादा थे। जन साधारण भी सुल्तान की मनमानियों से तंग आ चुके थे। स्पष्टतः लोदी की व्यवस्था बहुत अशोचनीय थी। युद्ध की घटनाएं क्या हुआ कि 21 अप्रैल को दोनों पक्षों ने युद्ध छेड़ दिया। इब्राहिम ने तेजी से अपनी सेना को आगे बढ़ने की अनुमति दे दी, किंतु बाबर के दुर्ग के पास समान रक्षात्मक पंक्तियों के समक्ष उनको रुक जाना पड़ा। इससे लोदी की सेना में हलचल मच गई। ऐसे अवसर पर बाबर ने किलेबंदी वाली तुलुगामा सेनाओं को पीछा घुमाकर आक्रमण करने की आज्ञा दी। यद्यपि इब्राहिम ने शत्रु की वीरता से सामना किया, तथापि उसके लिए अधिक समय तक टिकना कठिन था। इस समय तक दोनों सेनाओं के सभी दस्ते युद्ध में भाग लेने लगे थे और युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। बाबर ने अपने तोपीचियों को आग बरसाने की आज्ञा दी। इस प्रकार लोदी सेना घेर ली गई और उसका मनोबल तोड़ दिया गया। उसके सामने से तोप के गोल बरसाए जा रहे थे और पीछे तथा अगल बगल से तीरों की बौछार। जब पद रक्षक दलों ने इब्राहिम लोदी की फौजों को मन में ले लिया तो उनकी स्थिति गंभीर हो गई। मुगलों ने शत्रु की सैनिक शक्ति छिन्न भिन्न कर दी। इब्राहिम स्वयं 16,000 सैनिक सहित रण क्षेत्र में धराशायी हुआ। इन हताहतों में ग्वालियर नरेश विक्रमाजित भी थे, जो सच्चे राजपूत की भांति इब्राहिम लोदी की ओर से लड़ते रहे। इस प्रकार इब्राहिम लोदी अंत समय तक बहादुर से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। परिणाम क्या हुआ कि पानीपत की विजय बाबर के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना सिद्ध हुई। इस विजय के द्वारा हिंदुस्तान उत्तरी भारत पर उसका बहुमूल्य शासन कायम हो सका। युद्ध के तत्कालिक लाभ भी बाबर के लिए कुछ कम मूल्यवान नहीं थे। बाबर को दिल्ली, आगरा और दूसरे स्थानों से अपार धन दौलत की प्राप्ति हुई। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी उसी के हाथ लगा। कहा जाता है कि जब हुमायूं ने आगरा को अधिकार में लिया तो ग्वालियर के राजा विक्रमाजित का परिवार भी उसके कब्जे में आ गया। चूँकि मुगल राजकुमार ने उनसे सद्व्यवहार किया, इसलिए उन्होंने हुमायूं को बहुमूल्य उपहार दिए। उनमें से कोहिनूर हीरा भी था, जिसका वजन 320 रत्ती था। बाबर के आगरा पहुंचने पर हुमायूं ने यह हीरा अपने पिता को दे दिया। लेन पुल के कथनानुसार पानीपत का प्रथम युद्ध दिल्ली के अफगानों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। इससे उनकी राज्य और शक्ति सर्वथा नष्ट भ्रष्ट हो गई। प्रोफेसर S.A. जाफर के मतानुसार इस युद्ध से भारतीय इतिहास में एक नए युग का आरंभ हुआ। लोदी वंश के स्थान पर मुगल वंश की स्थापना हुई। इस नए वंश ने समय आने पर एक ऐसे प्रतिभाशाली तथा महान बादशाह को जन्म दिया जिसकी छत्र छाया में भारत असाधारण उन्नति और महानता प्राप्त की। अतः यह कहा जा सकता है कि उत्तरी भारत को विजय करने के नियमित उसकी विजय योजनाओं की दूसरी मंजिल पानीपत के युद्ध के साथ तय हो गया। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं, इसकी कहानी को समझ चुके हैं, तो आप बहुत हद तक इसको लिख सकते हैं। तो इसका जो भी मेन पॉइंट है आप उसको ध्यान में रखेंगे, इसके अनुसार आप इसका कहानी लिख देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।